नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स या बायोलॉजी मिला करके है, फिजिक्स का ही है। यह 73 क्वेश्चन है, ठीक ना? 73 क्वेश्चन है। आप लोगों को कितना सही होगा आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। देख करके आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि आप लोगों को कितना सही हो रहा है, ठीक? और आप सब्जेक्टिव विषय कहीं से भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़ करके एक बार हमारे इस चैनल पे अगर जब आ रहे हैं क्लिक करके तो देखिए, कम से कम 1-2 मिनट देख करके तो देखिए कि हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्वेश्चन सही है कि नहीं है। तो थोड़ा-सा एक बार अगर अच्छा लगेगा तो एक कमेंट ज़रूर करिए और साथ में लाइक करिएगा। अगर अच्छा होगा तो लाइक करिएगा और नहीं तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। और बेहतर लगे तो सब्सक्राइब नए लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका पीडीएफ आप लोगों को इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। एक टेलीग्राम का लिंक है, उसी पे पीडीएफ हम डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक कोट्स है कि इंसान की क्षमताएँ उसकी इच्छा शक्ति और संकल्प से कहीं ज़्यादा है। कोई काम असंभव है या तो सिर्फ एक बहानेबाज़ी है। थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएँगे और करते रहिए, पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, तो इसका लाभ और बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन देखते हैं, देर न करते हुए। क्वेश्चन 1 है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम यह जो है नाभिकीय संलयन पर होता है। याद रहे इसका नाभिकीय संलयन है और सूर्य का जो ऊर्जा निकलता है ना, सूर्य का ऊर्जा, वह भी सूर्य का ऊर्जा भी नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, इसी अभिक्रिया के आधार पर होता है। और परमाणु का जो परमाणु जो बम बना था, वह नाभिकीय विखंडन के साथ था। परमाणु बम जो है, वह जो है परमाणु नाभिकीय विखंडन के आधारित अभिक्रिया पर कार्य करता है, ठीक? तो याद रहे सूर्य और देखिए सूर्य जो है, सूर्य यह और संलयन और यह संलयन, तो याद रखेंगे एक हाइड्रोजन और सूर्य नाभिकीय संलयन से और विखंडन जो है परमाणु बम से होता है, ठीक? आगे यहाँ पे देखेंगे कि परमाणु बम जो है 1945 में बनाया गया था, ठीक? आगे परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं, उसमें था नाभिकीय विखंडन। देखिए नाभिकीय विखंडन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक कौन है? फ्रैंक विक्टर हैं, लैंडस्टीनर हैं, अल्बर्ट टेलर हैं या मार्कोनी है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 का सी। आगे न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, पाउली, एंडरसन और चैडविक। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है बी, पाउली, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा चैडविक किसका है? तो न्यूट्रॉन का है, न्यूट्रॉन का। याद रखिएगा न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन में अंतर है, ठीक? तो याद रखिए न्यूट्रिनो का। और देखिए रदरफोर्ड किसी किताब में रदरफोर्ड को भी दिया हुआ है प्रोटॉन की खोज के लिए, प्रोटॉन की खोज के लिए, ठीक? रदरफोर्ड को भी दिया है प्रोटॉन खोज करने के लिए, गोल्डस्टीन भी दिया हुआ है। हो सकता है कि गोल्डस्टीन को, ठीक? इनका नाम हो सकता है कि इन्हीं के नाम के पढ़े, लेकिन 2 जगह, कई जगह हम देखे हैं तो गोल्डस्टीन भी नाम लिखा गया है, रदरफोर्ड भी है कई जगह में। तो प्रोटॉन का हो गया ये। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन की खोज वह जे थॉमसन थे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन थे, जे थॉमसन, ठीक ना? याद रखिएगा थॉमसन, ठीक? आगे देखेंगे आवर्त की नियम की खोज किसने किए थे? तो मेंडलीव का आवर्त सारणी आप याद किए होंगे, पढ़े होंगे। मेंडलीव का आवर्त सारणी छोटे से ही पढ़ते होंगे। तो इसका आंसर डी हो गया, ठीक? 6 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? पाउली के, एनरिको फर्मी के, मोसले के, रोजर बेकन के? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक? चलिए प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो प्रथम हाइड्रोजन बम 1955 में, 1855 में, 1930 में, 1952 में। तो इसका आंसर 7 का हो जाएगा डी। 1952 में हाइड्रोजन बम बनाया गया था। प्रोटॉन की खोज किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन की किस प्रकार का कण है? तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी पूछता है, यह पूछ लेता है, ध्यान रहे। नाभिक के अंदर में प्रोटॉन, ठीक ना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, याद रखिएगा ये पूछता है और ये इसमें कन्फ्यूजन ना हो। बाहरी कक्षा में जो होता है उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक? तो याद रहे। अब रही बात प्रोटॉन को पूछ रहा है तो यह धन आयन होता है, जो प्रोटॉन होता है धन आयन होता है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आयन होता है। और यह न धन आवेशित नहीं होता है, माने आवेशहीन होता है। जो न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन, इसका नाम ही न्यूट्रॉन है, मतलब कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है। और जितने बराबर, इसको बैलेंस बनाने के लिए अगर मान लीजिए 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक? तो याद रखिए, मतलब जितने इस दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस का बैलेंस बराबर होगा। चलिए तो यहाँ पे आप समझ गए, तो प्रोटॉन का हो गया धन आवेशित, तो इसका आंसर बी होगा। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो अभी हम लोग पढ़े ऋण आवेश होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
बी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो यह है टी आवेशहीन। तो तीनों क्वेश्चन पढ़ लिए। चलिए, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑट्टो हान, माइकल फैराडे, विलियम सॉल्क और गैलीलियो। तो परमाणु बम का आविष्कारक ऑट्टो हान है। आंसर ए हो जाएगा। 11 का आंसर ए हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। परमाणु बम कब बनाया गया था? परमाणु बम कब बनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 में, अगस्त 1945 में यह परमाणु बम को नागासाकी और कोहिमा में, नागासाकी और कोहिमा पर गिराया गया था। ठीक है, तो यह 1945 में गिराया गया था। तो वहाँ पे बहुत बड़ी तबाही हुई थी। वही परमाणु बम है। यह कब बनाया गया था? तो 1945 में बनाया गया था, अमेरिका के द्वारा जापान में छोड़ा गया था। तो याद रहे, परमाणु बम 1945 में बनाया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज अभी हम लोग इससे पहले वाले में पढ़े। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन थे, ठीक, और चैडविक थे। न्यूट्रॉन की खोज की, न्यूट्रॉन की चैडविक का थे, तो न्यूट्रॉन की। रदरफोर्ड का नाम भी आता है, गोल्डस्टीन में नाम आता है, तो प्रोटॉन का है। चलिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने। ठीक, 14 का हो जाएगा बी, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अभी हम लोग पढ़े, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे, पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा जॉन साल्क ने। जॉन साल्क ने। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का, जे होगा, जे ने थॉमसन नहीं, जे थॉमसन। ठीक, चलिए, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए, मेंडेलीव कौन थे? तो आवर्त सारणी के। ठीक, माइकल फैराडे, और यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल। ओके, आगे, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? यह सब देखिए उसी से हम लोग बस क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। देखिए ऊपर नीचे लिखा गया है ABCD, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा एंडरसन। पाजिस्तान की खोज एंडरसन ने की थी। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है? गामा किरण की। तो इसका आंसर 19 का सी होगा। गामा किरण की वेधन क्षमता अधिक होती है, ये तो याद होना ही चाहिए। सब का सब टोटल क्वेश्चन जितना भी इसमें हमको लग रहा है कि आ रहा है, सब पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान करके खूब बढ़िया से तैयार कीजिए। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, गैलीलियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और जी मार्कोनी। तो टेलीफोन का आविष्कारक कौन थे? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का ग्राहम बेल, याद रहेगा, टेलीफोन का ग्राहम बेल, टेलीफोन का ग्राहम बेल। सोलर सिस्टम किसने खोजा था? सोलर सिस्टम कापानिकस ने, केपलर ने, आर्यभट्ट ने, न्यूटन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ए। कापानिकस ने सोलर सिस्टम खोजा था। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोजिटॉन। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, क्वांटम सिद्धांत के किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत तो मैक्स प्लांक थे। क्वांटम सिद्धांत के मैक्स प्लांक थे। तो 23 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो धार्मिकता की आविष्कार किसने किया था? रेडियो धार्मिकता की आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैकुलर, आइन और रॉबर्ट कोच, लैंडस्टीनर। तो लैंडस्टीनर तो जो आरएच फैक्टर होता है ना, ब्लड में आरएच फैक्टर होता है, उनके आविष्कार किए थे लैंडस्टीनर। और 24 का आंसर हो जाएगा हेनरी बैकुलर थे। मैडम क्यूरी थी रेडियो धार्मिकता का आविष्कार नहीं, रेडियो एक्टिविटी का जो था ना, उसका आविष्कार किए थे। और हेनरी बैकुलर रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट व्यू से। बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? जीनोम प्रभाव पर, डॉपलर प्रभाव पर, डी ब्रोगली प्रमेय पर और गतिकी के सिद्धांत पर। तो 25 का आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव पर। बिग बैंग सिद्धांत जो है डॉपलर प्रभाव पर कार्य करता है। डॉपलर प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक, दिया है कि इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? सूक्ष्म तत्व कौन है? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो सूक्ष्म तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ट्राम्बे, अप्सरा, अग्नि, नाग। तो इसका आंसर 27 का हो जाएगा बी, अप्सरा। याद रहे कि भारत का प्रथम रिएक्टर परमाणु का नाम अप्सरा था। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? चैडविक ने, थॉमसन ने, न्यूटन ने, मिल्कॉन ने। 28 का आंसर हो जाएगा डी, मिल्कॉन ने। याद है। 29 है कि परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, कोई नहीं। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन। आगे, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है कौन सा? यूरेनियम 14 है, 14 यूरेनियम,
अरे कार्बन 14 है, यूरेनियम है, कोबाल्ट है, पोलोनियम है। तो लकड़ी की जो आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पाजिट्रान की किसका प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल्स है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मेसॉन का। तो पाजिट्रान जो है इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से, जैविक घड़ी से। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा ए, यूरेनियम डेटिंग से। जो पृथ्वी की आयु नापी जाती है, आकलन किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा का रदरफोर्ड, पाल बिलार्ड, रोएंटजन, बैकुलर। तो गामा किरण की खोज किसने किए थे? तो पाल बिलार्ड ने किए थे। ओके, तो 33 का आंसर हो जाएगा सी। 33 का आंसर बी बी। ठीक, आगे जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस तरह से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो कार्बन से। याद रखें, यूरेनियम से पृथ्वी के आयु का निर्धारण होता है, आयु का पता लगाया जाता है, निर्धारण नहीं पता लगाया जाता है। तो यह रखें, रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए होता है, और यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम का खोज किसने किया था? तो 35 का आंसर सी हो जाएगा, मैरी क्यूरी थे। पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने किए थे। अक्रिय गैस की खोज किसके श्रेय प्राप्त है? किसे प्राप्त है? क्रिस्टले, रोंजो, सीले, कैवेंडिश। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, रोंजो, रैमजो। आगे डायनामाइट बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है, देखिए इलेक्ट्रिक मोलाइक ये नहीं है, ये इसका आंसर ये होगा। 37 का आंसर ये हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बम किसने विकसित किए थे? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो सैमुअल कोहेन थे। इसका आंसर डी हो जाएगा, सैमुअल कोहेन थे। ऑटोहान थे परमाणु बम के। ठीक, तो इसको देख लिए आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद क्या 39 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो देखिए ऑटोहान थे, ओपेन हीमर थे। इसको दिया है कौन? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, ओपेन हीमर। अभी देखिए हाइड्रोजन बम का लिए सैमुअल कोहेन थे, और इसका जो है परमाणु बम का था ओपेन हीमर। ठीक, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो रॉबर्ट ओपेन हीमर ने। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अगर उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर सी हो जाएगा, काल्पनिक तथा सीधा बनता है। आगे उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब 40 का। ठीक, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दोगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है। तो इसका आंसर 41 का हो जाएगा ई, आधी होती है। नेक्स्ट है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, गोली दर्पण। तो हम लोगों को मतलब जो आमतौर पर मिलता है, इसे कि समतल दर्पण थोड़ा महंगा मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो हम लोग डेली का हम लोग देखते हैं, घर में यूज करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण थोड़ा महंगा मिलता है। तो इसका तो आंसर होगा बी। आगे द्रव की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज, ओडोमीटर। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोमीटर। ठीक, आगे द्रव की हाइड्रो मतलब कि हाइड्रोजन जो होता है, माने कि पानी होता है ना, द्रव, ध्यान दीजिएगा। इसका अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का, और वायु में जो घनत्व नापा जाता है वो हाइग्रोमीटर के नाम से रहता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका होता है लैक्टोमीटर। लैक्टो अम्ल भी होता है, लैक्टो अम्ल। ठीक है ना, तो जो दूध से संबंधित अधिकांश तौर पे क्वेश्चन उसका लैक्टो जो होता है ना, वो दूध से संबंधित होता है। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। मोटर गाड़ी के चालक में सामने लगा रहता है, उसके सामने क्या लगा रहता है? देखिए जो हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट जैसे कोई गाड़ी है, ठीक ना, कोई गाड़ी है, उसके हेडलाइट क्या लगा रहता है? याद रखिएगा। आगे ये जो हेडलाइट लगा रहता है किसका लगाता है? उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का एक लेंस होता है। तो यह होता है 45 का आंसर ये हो जाएगा, उत्तल दर्पण का। ओके, आगे फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, होगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट, हवा में पानी का बुलबुला किस तरह का कार्य करता है? उत्तल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह। तो हवा में जो पानी जो बना रहता है, जैसे मान लीजिए गोला रहेगा ना, तो यही पूछ रहा है कि यह किसका होगा? तो यह हो जाएगा डी, अवतल लेंस के। नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता। यही देखिए, तो वायु की आर्द्रता हम लोग बोल दिए थे। वायुमंडल की आर्द्रता होती है हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए,
और हाइड्रोमीटर जो होता है द्रव की घनत्व जो होता है ना, द्रव का घनत्व घनत्व इसके लिए नापा जाता है हाइड्रोमीटर का। बैरोमीटर होता है मानसून का नापने के लिए होता है। आगे भूकंप मापी का यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ। कार्डियोग्राफ जो होता है ना, ईसीजी बोलते हैं, ठीक है ना, ईसीजी। आगे नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, तरंग में, आवृत्ति में, श्रव्य तरंग में। तो यह जो ध्वनि का डीबी होता है, डीबी, ठीक, जिसे हम लोग 55 से लेकर के 60-65 तक बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डीबी। डीबी याद रखिएगा, ठीक। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डीबी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मानव की रेटिना पर बना प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा, मानव की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। जो हमारा मस्तिष्क उसको सीधा समझता है, जैसे हम लोग किसी चीज को देख रहे हैं तो वो हमारे आंख में उल्टा बनता है। तो उल्टा वाला कौन कौन है? एक ये है और एक ये है, ये तो दोनों होगा ही नहीं, ठीक। तो 51 का आंसर पहले तो ये समझ गए। अब देखिए काल्पनिक नहीं होता है, याद रखिएगा, काल्पनिक नहीं होता है, वास्तविक जो हम लोग देखते हैं वास्तविक होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, याद रखिए। मानव की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। मानव की रेटिना पर वो हमारा मस्तिष्क उसको सीधा समझता है, देखता तो वो समझता है, जैसे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा ही बनता है, लेकिन हमारी मस्तिष्क और हमारी जो मस्तिष्क का जो सोचने वाली शक्ति है वह सीधा देखता है, मतलब उसको लगता है कि सीधा है, यही सीधा है, लेकिन बनता उल्टा है, ठीक। और रही बात जो कोई भी वस्तु का अगर हम फिगर देख रहे हैं, चाहे किसी चीज को देख रहे हैं, तो वह वास्तविक है, ये याद रखिएगा, वास्तविक है, ठीक। तो सीधा वाला तो नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। बचा उल्टा वाला। तो उल्टा में देखिए इसमें काल्पनिक दिया है, काल्पनिक तो होता नहीं, कोई भी वस्तु का जो भी फिगर बनेगा वास्तविक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जब कोई वस्तु समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब कितने होंगे? 2 है, अनंत है, 5 है, 1 है। तो देखिए इसका जो होता है, तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, अनंत होगा, ठीक। समतल दर्पण में अगर कोई डिग्री नहीं बना है, जैसे मान लीजिए कोई डिग्री अगर नहीं बना है, जैसे 2 दर्पण यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे अनंत बन जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे कुछ डिग्री बन जाए, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री में रख दिया जाए, तो 360 और बट्टा में जो डिग्री होता है उसके से भाग करके प्लस कर दिया जाता है। चलिए, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? गायरोस्कोप, स्टेथोस्कोप, स्टोबोस्कोप। देखिए जो हम लोग जो कंधे पर रखे रहते हैं डॉक्टर लोग, वह होता है स्टेथोस्कोप, उसी से हृदय की गति को मापा जाता है, ठीक। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, स्टेथोस्कोप बोलते हैं। स्फिग्नोमीटर जो होता है ना, जो हम लोग स्फिग्नोमीटर जो होता है, जो बीपी मापा जाता है, उस स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की मापी जाती है किसके द्वारा? बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय जो दाब होता है उसके मापा जाता है। और लैक्टोमीटर है तो दूध के लिए मापा जाता है, ठीक। चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश के केंद्र के बीच, फोकस के बाहर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर। तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने के लिए उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम चूर्ण का, लौह चूर्ण का, निकिल का, गर्म एल्यूमिनियम का। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, निकिल का। नेक्स्ट है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण है, क्यूप्रिक क्लोराइड है, प्लेटिनम चूर्ण है और निकिल है। तो 57 का आंसर ये हो जाएगा, लौह चूर्ण। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होता है कहाँ पे? अनंत पर, फोकस पर, ध्रुव पर, या फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह जो है डी होगा। नेक्स्ट है, रक्त का दाब, अभी आया था, अभी बताए थे, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह गैल्वेनोमीटर, एनोमीटर, पायरोमीटर, स्फिग्नोमीटर होता है। रक्त का तो दाब बीपी मापते हैं, जो डॉक्टर लोग हमारे जैसे किसी के हाथ में, दाएं या बाएं हाथ में जैसे प्रेशर लगा करके जो हवा भरते हैं, वही वाला होता है, स्फिग्नोमीटर बोलते हैं उसे। नाम भी याद होना चाहिए आप सभी को, ठीक। स्टेथोस्कोप जो होता है जिससे वह कान में लगा करके सुनते हैं, ठीक, स्टेथोस्कोप होता है, वो हृदय की धड़कन को सुनाता है। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है किससे? नर्म लोहा से, निकेल से, तांबा से, स्टेनलेस स्टील से। तो इसका कोड जो बना होता है वह नर्म लोहा से बना होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो 61 का हो जाएगा बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर
ट्रांसफार्मर बना है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है कहाँ पे? जिससे देखिए इसमें दो चीज, एक चीज आता है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोगों, पुराने जमाने में चाहे कभी भी, अभी इन्वर्टर जो होता है ना तो वो होता है, उसमें देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है एसी से एसी में ही चेंज करता है। ट्रांसफार्मर एसी से, बस अंतर इतना है कि एसी से एसी में जब चेंज करता है तो उच्च एसी को, उच्च वोल्टता को निम्न में, और निम्न को उच्च में बदल सकता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पे निम्न वोल्टेज को उच्च में बदलता है, बस यही होता है। एसी एसी में ही बदलता है, निम्न को उच्च को निम्न में और निम्न को उच्च में बदलता है, ये ध्यान रहे। तब क्या है, एसी से डीसी में तो ये तो होगा नहीं। ये दिया है कि डीसी को एसी में, ये भी नहीं होगा। डीसी वोल्टेज को मैं उपचयन और अपचयन के लिए, तो डीसी वोल्टेज तो होगा नहीं, इसमें हो जाएगा डी, 62 का डी होगा। एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन मतलब कि उच्च और निम्न जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज उसी को कम बेसी करता है। जब एसी से रेक्टिफायर होता है, एसी से डीसी में, या डीसी से मतलब डीसी एसी से डीसी में, या डीसी से एसी में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और इसको हम लोग डायोड बोलते हैं, डायोड। इंग्लिश में रेक्टिफायर और हिंदी में डायोड बोलते हैं, डायोड, याद रखिएगा। जिसमें मान लीजिए कि एक लाइन है और इतना मोटा सा रहता है और एक साइड में सफ़ेद रहता है, यहाँ पे वही डायोड होता है, ध्यान रखिएगा। यह होता है ट्रांसफार्मर जो होता है एसी से एसी में बदलने के लिए होता है, वह होता है कि उच्च से निम्न में, या निम्न को मतलब निम्न वोल्टेज को उच्च में बदलता है। और एसी से डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर या डायोड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछेगा आप लोगों के सामने। चलते हैं क्वेश्चन पे, दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने के लिए किया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर है, विभवांतर बल, धारा, प्रतिरोध, आवेश है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। नेक्स्ट, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन। तो इसका आंसर 64 का हो जाएगा हाइड्रोफोन। नेक्स्ट है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर क्या है? उसको मिलता है विद्युत ऊर्जा, ठीक ना। वह एक यंत्र है और वह ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो यह जो क्या हो जाएगा, ध्वनि ऊर्जा तो होगा, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका आंसर 65 का हो जाएगा बी। विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से, जैसे देखिए कोई भी लाउड स्पीकर होता है उसके लिए एक मशीन एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर क्या करेगा, वो यह यंत्र है, वो उस यंत्र में विद्युत जाता है, मतलब जो विद्युत जाता है, विद्युत यंत्र है। विद्युत में जो यंत्र है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर से यांत्रिक से वह ऊर्जा में जाता है, ठीक। और वहीं जो हम लोग माइक जो बोलते हैं, तो हमारी ध्वनि ऊर्जा को कैप्चर करता है यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है? ट्रांसफार्मर है, मोटर है, विद्युत तापमापी है, डायनामो है। देखिए यांत्रिक है और विद्युत ऊर्जा, यानी कि यंत्र कोई है तो डायनामो हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। यह एक यंत्र है और विद्युत ऊर्जा में चेंज कर रहा है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का डी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा का मोटर हो जाएगा, यहाँ पे दिया है क्या, देखिए दिया हुआ है विद्युत मोटर है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक। तो इसका आंसर 67 का हो जाएगा सी, विद्युत मोटर, ठीक है। और यह होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। इंडक्शन को देखते ही है, वह विद्युत ऊर्जा को हीट ऊर्जा मतलब कि क्या कहते हैं उसको, उष्मा में चेंज कर देता है। ट्रांसफार्मर होता है वह भी एक तरह से, ट्रांसफार्मर क्या है, उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में या निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में चेंज करता है, एसी में ही चेंज करता है, ठीक। चलिए, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, तो बैटरी हो जाएगा इसमें, रासायनिक है, बैटरी क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का सी। नेक्स्ट है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी इससे पहले वाले ट्रांसफार्मर में भी हुआ था। देखिए क्या होता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, तो यह एसी यानी कि ट्रांसफार्मर का कार्य करेगा, निम्न वोल्ट को यानी कि ट्रांसफार्मर होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। एसी से डीसी में बदलने के लिए और एसी से डीसी में, एसी से डीसी में, डीसी को एसी में बदलने के लिए, तो देखिए इसका आंसर 69 का आंसर हो जाएगा डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए। आगे, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में
केवल डीसी में, एसी और डीसी दोनों में, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एसी में। ट्रांसफार्मर का भी हम लोग पता किए थे, मैंने बताए थे, तो उसका आंसर क्या बताए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, ट्रांसफार्मर का कार्य एसी से एसी में ही चेंज करना होता है, उच्च वोल्टेज को निम्न में, निम्न वोल्टेज को उच्च में। लेकिन रेक्टिफायर का जो प्रयोग होता है वह एसी से डीसी में बदलने के लिए होता है। ठीक, आगे जैसे देखिए कोई ट्रांसफार्मर है, याद रखिएगा, कोई ट्रांसफार्मर है, वह एसी में, जैसे मान लीजिए इसको 220 वोल्ट मिल गया, मिला, या ट्रांसफार्मर क्या कि 12 वोल्ट, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज किया जाता है ना, यह तो एसी बना दिया 12 वोल्ट में, यूएलटी, ठीक ना, वोल्ट में। लेकिन इसके बाद से डीसी में बदलने के लिए यहीं पे एक प्लस वाले में एक डायोड लगता है, ठीक ना, डायोड या रेक्टिफायर। तो यहाँ पे सफेद एक पट्टी होती है, तो यह जो है एक 12 वोल्ट का यहाँ से यहाँ बना कर देता है। एक नहीं लगता है, यहाँ पे 4 डायोड लगते हैं, इसमें 4 डायोड लगते हैं एक साथ में, ठीक ना, 4 डायोड लगते हैं, और ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं, इसमें 4 डायोड लगता है। ठीक, वो भी एक धारा प्रवाहित करते हैं, तो एसी को डीसी में बदल देता है। आगे देखेंगे 70 के बाद, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, क्या है, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा है, लाइन में अगर कह दिया तो वह विद्युत ऊर्जा होगा, तो 71 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। शुष्क सेल, सूखा हुआ सेल है, तो उसमें कैसा होगा, रासायनिक होगा, तो 72 का आंसर सी हो जाएगा, 72 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। तो यह होता है ट्रांसमीटर नहीं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है वह होता है एसी, एसी को उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, या एसी में ही उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करता है। तो यह आप लोग समझ गए। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद।